देखिए आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था पढ़नी है, ठीक है। तो यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। इसका मध्य बिंदु वो है, मध्य बिंदु से इसकी लंबाई एल और एल हो जाएंगी क्योंकि पूरी लंबाई को 2l मानते हैं। और द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2l है। जब हम इसकी अक्षीय अवस्था पे चर्चा किए थे तो इसका जो व्यंजक आया था अक्षीय अवस्था में विभव का, वो था B बराबर 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r²। फाइनली यही व्यंजक हमने डिराइव किया था द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था का। आज पढ़ना है निरक्षीय अवस्था में कितना व्यंजक होगा। तो निरक्षीय अवस्था का मतलब ये पॉइंट है अनएक्सियल पोजीशन पे, इस पे चर्चा करनी है। हम मान लेते हैं कि जो ऋण आवेश है इसकी दूरी x है, नमस्ते, और जो धन आवेश होगा इसकी भी दूरी क्या होगी, x। ये दोनों दूरियां समान होंगी। क्यों समान होंगी, ध्यान दीजिए। चूँकि ये r डिस्टेंस समान है, ये डिस्टेंस l और l समान है, तो इन दोनों सिरों से ऋण Q और धन Q से ये समान दूरी पर बिंदु स्थित है और इस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है कि वैद्युत विभव का मान क्या होगा। तो इस द्विध्रुव की इस निरक्षीय अवस्था में विभव निकालना है। तो पहले हम ऋण आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर उसके बाद धन आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, ये व्यंजक हम लोग पढ़े हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q/r। ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। अब यहाँ पर दो प्रकृति का आवेश है, एक ऋण प्रकृति का और एक धन प्रकृति का। तो पहले ऋण का ज्ञात करेंगे, फिर धन का ज्ञात करेंगे, और चूँकि विभव अदिश राशि होती है इसलिए साधारण बीजगणित से इसे जोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या परिणाम मिलेगा। इस ऋण आवेश के लिए विभव को मान लेते हैं V1 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट और इंटू यहाँ निगेटिव Q यूज़ किया जाएगा बटे डिस्टेंस क्या है, ऋण आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, x। तो यहाँ पे दूरी की जगह क्या प्रयोग करेंगे हम, x। उसके बाद जो दूसरा आवेश है इस द्विध्रुव का वो धनात्मक है, इस धनात्मक आवेश के कारण विभव निकालेंगे। तो जो धन आवेश है उसके कारण विभव को मान लेते हैं V2 और ये होगा 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q लिखेंगे। और जो इस धन आवेश की दूरी है कितनी है भाई, x, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा x। तो हमने एक डाइपोल में दो आवेश ऋण और धन के अनुसार हमने इनके विभव ज्ञात कर लिए। अब हमें परिणामी विभव निकालना है, तो परिणामी विभव निकालने के लिए हमें इन्हें आपस में जोड़ना होगा। यस, परिणामी विभव। तो जो परिणामी विभव होगा वो दोनों विभवों के योग के बराबर होगा। अब इसमें से पहला विभव V1 जो है वो 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट और इंटू निगेटिव Q/x प्लस जो दूसरे आवेश के लिए विभव है वो 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q/x है। दोनों में कुछ चीज़ें समान हैं, उन्हें आप कॉमन ले सकते हो, जैसे कि एक ये और एक ये, यानी Q/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट उभयनिष्ठ है। तो यहाँ क्या बचेगा, निगेटिव 1/x और यहाँ क्या बचेगा, प्लस 1/x। तो ऋण 1/x और धन 1/x की वैल्यू क्या आएगी, जो बहुत बड़ा ज्ञाता होगा मैथमेटिक्स का वही बताएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बताओ। ऋण 1/x और धन 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और कोई 0 ही आएगी।
लेकिन ऐसा जीरो ही आएगी। लेकिन ऐसा देखो हम लोग बहुत जानते हैं इसलिए हमने ऐसा कहा। जब पहली बार मैथमेटिक्स में इसकी शुरुआत हुई थी कि ये क्या होगा, जब आर्यभट्ट ने जीरो डिजाइन किया था और ब्रह्मगुप्त ने उसका उपयोग किया था, तब उस समय ये किसी को नहीं पता था ये क्या होगा। इस समस्या को हल करने में बरसों लगे हैं और आपको सेकंड नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये प्री नॉलेज है जो आपके दिमाग में पहले से लोड किया गया है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप विद्यार्थी हो तो आपके पास दो दृष्टिकोण होना चाहिए। एक आपके भूतकाल का ज्ञान होना चाहिए कि पहले कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं, और भविष्य की चुनौतियों का ज्ञान होना चाहिए कि भविष्य में क्या हो सकता है। तब आप एक अच्छे रिसर्चर खोजकर्ता बन पाओगे। नहीं तो मान लो आज आप मेहनत करें, बड़े खूब दिलचस्पी है कि मैं नया रिसर्च करूंगा, और रिसर्च करके आप क्या बनाए, विद्युत बल्ब, तो पता चला वो विद्युत बल्ब तो बहुत पहले बन चुका है। इसलिए सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है और उसके आगे हम क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो परिणाम शून्य आएगा, और शून्य के साथ किसी भी राशि का गुणा करोगे तो टोटल राशि क्या हो जाएगी, शून्य। तो इसका तात्पर्य क्या है, निरक्षीय अवस्था में विभव का मान क्या होता है, शून्य। अब जरा ध्यान दो, निरक्षीय अवस्था में द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विभव शून्य आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि द्विध्रुव के लंबवत अगर किसी आवेश को ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये इट सेल्फ हो सकता है। जैसे W बराबर क्या होता है, Q इंटू V। अब वोल्टेज ही जीरो है तो आवेश चाहे जितना हो, उस आवेश के लिए किया गया संगत कार्य क्या होगा, जीरो होगा। तो द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में आवेश स्थानांतरण में कोई कार्य नहीं होता, जबकि अक्षीय अवस्था में कार्य करना पड़ता है। यानी द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश लेफ्ट या राइट में अगर आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वर्क होगा, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई वर्क नहीं होगा, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। बात स्पष्ट है? तो ये है द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विभव। एक बात और ध्यान में रखना, बोर्ड परीक्षा में ये नहीं आएगा कि सिद्ध करो या ज्ञात करो द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विभव का मान क्या होता है। यह प्रश्न बहुविकल्पीय में आता है। इतना बड़ा डेरिवेशन किस में आता है, बहुविकल्पीय में। पूछता है कि द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विभव का मान कितना होता है, तो द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विभव का मान शून्य होता है। ये आपको याद रखना है, ये 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। बाकी डेरिवेशन में वो अक्षीय अवस्था आता है, निरक्षीय वाला नहीं आता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको और बताते हैं। द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। अच्छा देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है। हमने परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का शब्द इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। जब से पढ़ रहे हो ये लेसन 1 आप पूरा, इसमें क्या आपने इस्तेमाल किया, हमेशा एक समान वैद्युत क्षेत्र। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्यों नहीं आपने इस्तेमाल किया? क्योंकि यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं वो स्थिर आवेश के कारण पढ़ रहे हैं, और स्थिर आवेश के मैग्नीट्यूड में प्रभाव नहीं होता, बदलाव नहीं होता, तो वो परिवर्तन नहीं होगा तो क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं बदलेगी, तो एक समान ही कहा जाएगा उसे। जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे ना, प्रत्यावर्ती धारा, तब वहाँ पे आपको बताएंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वह वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकती है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकती है। परंतु चूँकि प्रत्यावर्ती धारा स्वयं बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा की दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, इसी कारण से प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बदलता रहेगा। तब वहाँ पे हम चर्चा करेंगे असमान वैद्युत क्षेत्र। अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये स्थिर आवेश की बात है। ठीक है, जब गतिमान आवेश पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि असमान वैद्युत क्षेत्र कैसे। हाँ बिल्कुल, आगे पढ़ना है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे तो जो करंट है वो गतिमान आवेश के कारण ही तो होगा। तो ये जो हेडिंग आपने लगाया है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र में किसको रखना है, वैद्युत द्विध्रुव को रखना है।
तो ध्यान से आप बात को समझिएगा। ये एक समान, जब भी आप बात करोगे वैद्युत क्षेत्र की, तो उन्हें दर्शाने के लिए हमेशा समांतर रेखाएं खींचेंगे। कैसी रेखाएं? इन रेखाओं के बीच का गैप बराबर होना चाहिए, तभी वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगे। अगर मान लो आपने ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे 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 खींचा है, तो ये एक समान नहीं है, ये असमान है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी और यहाँ बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। जहाँ रेखाएं पास पास होंगी वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ इंटेंसिटी यानी तीव्रता कम हो जाएगी। तो ये जो टिप्पणी है ध्यान में रखिएगा, आपने लिखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र, और अगर आप एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करते हो तो उस एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए हमेशा समांतर रेखाओं का प्रयोग करेंगे, और वो रेखाओं के बीच की स्पेसिंग यानी जो एक गैप है ये बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता है वेक्टर ई, ये तीव्रता है। तीव्रता का मतलब आप जानते हैं, यो फोर्स पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक आवेश पर कितना बल लगता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह वैद्युत क्षेत्र पहले से है, ठीक है। अब हम इस वैद्युत क्षेत्र में किसको रखेंगे? डाइपोल को, द्विध्रुव को रखेंगे। हमने एक डाइपोल लिया और इसको इस वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा। डाइपोल पर एक ऋण आवेश होगा और एक धन आवेश होगा। तो ये सिरा मान लो नेगेटिव है और ये सिरा पॉजिटिव है। तार नहीं भाई, डाइपोल, जैसे HCl, H2SO4, NH4OH, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ये डाइपोल होते हैं। या कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, CO, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, ये सब क्या बनाते हैं? डाइपोल बनाते हैं। तो इसमें से कोई एक डाइपोल हमने इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक है। इस डाइपोल पर एक सिरे पर धन आवेश, दूसरे सिरे पर ऋण आवेश होगा। जैसे ही आप इसे वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो तुरंत इस धन आवेश पर एक बल लगेगा। क्यों बल लगेगा? क्योंकि पहले से वैद्युत क्षेत्र है, और जब वैद्युत क्षेत्र में आप आवेश रखोगे तो बल लगना ही है। F बराबर Q0 इंटू ई। यहाँ से देखो F बराबर क्या आएगा? QE। तो जब भी हम वैद्युत क्षेत्र में आवेश को रखेंगे तो उस आवेश पर वैद्युत बल लगेगा। अब आपने डाइपोल रखा है तो इसका मतलब एक साथ दो आवेश रखा है, तो दोनों सिरों पर बल लगेगा। तो जो धन सिरे का बल है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, अर्थात यहाँ जो बल लगने वाला है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और जो ऋण आवेश पर बल लगता है वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। धन आवेश पर सदैव बल किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे बहुविकल्पी ए का पूछा जा सकता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन को रखने पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने रखा तो वैद्युत बल किस दिशा में लगेगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन रख दिए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकता है, इसको ऐसे भी ध्यान में रखिएगा। अब इस क्यों का जवाब नहीं दे सकते, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, ये प्रायोगिक चीज़ें हैं। जैसे पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब क्यों खींचती है, इसका क्वेश्चन करोगे तो किसी के पास इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब यही है कि पृथ्वी में द्रव्यमान है और जिस पिंड को हम लिए उसमें द्रव्यमान है, दोनों द्रव्यमान आकर्षण करते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसे मानना पड़ेगा कि ऐसे ही होता है, इसे प्रूव नहीं कर सकते आप। जैसे न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला नियम कि यदि कोई पिंड गति की अवस्था में तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा, जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में जाएगा तब तक जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगा जाए। अब कहा जाए कि इसका प्रूफ दिखाइए, ऐसा कैसे प्रूफ, मतलब इसको सिद्ध करो, तो इसे न्यूटन ने भी नहीं सिद्ध किया था, गैलीलियो ने भी नहीं सिद्ध किया था। ये बोले जाते हैं पास्चुलेट, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है, इन्हें नहीं बदला जा सकता। ये मानक है, इन्हीं मानकों के आधार पे आगे हम तय करते हैं, तो इन्हें नहीं सिद्ध कर सकते।
तो ऐसे यहाँ भी है कि अगर वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई दूसरा आवेश रखा तो वैद्युत बल लगेगा, ये मानक है। अब वो वैद्युत बल किधर लगेगा ये प्रयोग के द्वारा ज्ञात होगा ना। तो अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अगर कोई धन आवेश है उसको वैद्युत क्षेत्र में रखो तो जो बल होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अब इसका प्रमाण ये है कि धन आवेश क्षेत्र की ओर जो है विस्थापित हो जाता है और ऋण आवेश क्षेत्र के विपरीत विस्थापित हो जाता है। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि बल किधर लग रहा है। तो हम आवेशों की प्रकृति के अनुसार बल की दिशा को स्पष्ट रूप से प्रायोगिक रूप से जानते हैं, ठीक है। इसलिए क्यों का जवाब यहाँ नहीं दिया जा सकता, इसमें इतना ही कर सकते हैं आपके लिए। नहीं, क्यों को ना बोलो इसलिए ऐसा बोला मैंने। तो जो धन आवेश है वो क्षेत्र की दिशा में बल लगा रहा है, जो ऋण आवेश है वो क्षेत्र के विपरीत बल लगा रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के बीच में कुछ गैप है ना। दोनों आवेशों के द्वारा जो बल लगाए जा रहे हैं इन बलों की क्रिया रेखाएं ये हैं और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं में गैप है। आप जानते हो जब ऐसा कोई बल लगे, एक साथ दो बल लग रहे हों और दोनों बल बराबर भी हों और वो बल विपरीत भी हों तो ये क्या करेंगे, घुमाने का कार्य करेंगे। इसे कहते हैं आघूर्ण। जैसे ये है, एक बल यहाँ लग रहा है नीचे की ओर, एक बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो अगर इस पे हम दो बल ऐसे लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आघूर्ण बनेगा। तो हमें ये सीखना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है इस पर कितना बल आघूर्ण लगता है। पहला व्यंजक ये है। तो सबसे पहला क्या सीखना है भाई, बल युग्म का आघूर्ण। और जो बल युग्म का आघूर्ण है वो होता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब ये कैसे आता है इसी को हमें चर्चा करनी है, ठीक है, कि ये पी ई साइन थीटा कैसे आता है। दूसरा, जब यहाँ पर बल युग्म लग रहा है और ये डाइपोल घूम रहा है, रोटेट होगा ऐसे, अगर ये रोटेट होगा तो रोटेशन तो स्वतः थोड़ी ना होगा। अरे बल लग रहा है, रोटेशन हो रहा है तो विस्थापन हो रहा है, तो कार्य भी होगा, कार्य भी तो होगा। तो फिर इस द्विध्रुव के लिए हमें निकालना पड़ेगा घूर्णन कार्य, घूर्णन कार्य। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो घूर्णन कार्य है वो कहीं जाएगा नहीं, वो इसी द्विध्रुव में स्टोर हो जाएगा। और जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो यही घूर्णन कार्य बन जाएगा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यही होगा। और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होगा पी ई कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। तो हमें अब इस स्थिति में से ये दो व्यंजक निकालने हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे एक एक व्यंजक आपको हम अच्छे से समझाते हैं। लेकिन उसमें पहले लिख लो, माना कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता कैपिटल ई है, तीव्रता कैपिटल ई है, में स्मॉल पी आघूर्ण वाला कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए चित्रानुसार रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए चित्रानुसार रखा गया है। तब
मैनेज कर लेंगे किसी तरीके से। देखो हमें सबसे पहले निकालना है कि बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है, और ये कैसे होता है वो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। देखो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है भाई, फॉर्मूला बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे, वो मैंने 60 में लंबवत लिखा है। लंबवत का मतलब किसके लंबवत, बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल युग्म के आघूर्ण का फार्मूला है कोई एक बल और उन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। तो ये जो चित्र बना है इसका हम नामकरण कर दें, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से दर्शाएंगे, बल को लिखोगे एफ और गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इस चित्र से बताओ बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC ही तो लंबवत दूरी है। इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, BC। तो हो जाएगा F गुणे BC। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब ये BC का मान कितना है क्या आपको पता है, नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है कि जो द्विध्रुव है इसकी पूरी लंबाई क्या होती है, 2L होती है। द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2L होती है ये मालूम है, लेकिन BC का वैल्यू क्या है वो मुझे नहीं मालूम। तो हम BC का मान 2L के पदों में ज्ञात करेंगे, BC का मान 2L के पदों में निकालेंगे। अब BC अगर चित्र से देखें तो थीटा के सामने की भुजा है तो ये लंब होगी, 90 के सामने ये 2L है, कर्ण होगा। तो मेरे पास दो भुजाएं मिल गई, लंब और कर्ण, और लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे आर्यभट्ट ने कहा था क्या, साइन थीटा। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में अगर आप लिखते हो साइन थीटा तो ये होगा लंब BC बटे कर्ण AC। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर BC तो हमें ज्ञात ही करना है, बट AC का मान पता है क्या है, 2L है। तो BC की वैल्यू क्या आ गई जी, 2L साइन थीटा। क्या इसमें कोई डाउट है, आपको लंबवत दूरी मिल गई। और बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या है, बल अभी आपको बताया, बल F बराबर क्या होता है, QE होता है। तो यहाँ पर आवेश Q है तो Q लिखेंगे, Q0 नहीं लिखेंगे। तो एंड जो बल F है उसको हटा के क्या लिखने वाले हैं भाई, QE। तो मुझे BC भी प्राप्त हो गया और बल F का मान भी प्राप्त हो गया। यही दोनों मान हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो हमें बल आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बाय फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर क्या लिखा जाएगा, F, और F की जगह क्या लिखने वाले हैं, QE गुणे BC की जगह क्या लिखेंगे, 2L साइन थीटा। यही तो लिखा जाएगा। अब इसमें से जो Q है और जो 2L है इसे एक जगह कर लो और गुणे E साइन थीटा अलग कर लो। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि जो आवेश Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी L है, इसे कहते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण P। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो इस Q गुणे PL 2L को हटा के क्या लिखेंगे, Q गुणे 2L बराबर P होता है, तो P लिखेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं बाकी शेष। तो जब यहाँ हम P लिखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, टाउ बराबर PE साइन, प्राप्त हुआ कि नहीं। तो ये पहला व्यंजक भी उत्पन्न हो गया। कोई शक, समझ में आई बात, बहुत ईजी है। बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है, और इस चित्र से लंबवत दूरी BC है और मैंने इसे 2L के पदों में ज्ञात किया, मान रखा, आंसर आ गया। अभी आप लिखो नहीं, छापते बड़ा तेज हो, छापो नहीं, पहले समझो। ये आखिरी बार आप पढ़ाई कर रहे हो समझ लो फिजिक्स की, इसके बाद दोबारा पढ़ने को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि समय बहुत कम हो गया वैसे ही। तो एक बार जब पढ़ रहे हो तो इसको विधिवत अच्छे से सीख के पढ़ो। और एक ही बेनिफिट रहेगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो कभी भी देख सकते हो, जब भी मन करेगा चैनल पे जाओ और यही लेक्चर सेम ऐसे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे देख करके रिवाइज कर सकते हो। ये आपको टाउ बराबर P साइन थीटा मिला।
अब इसमें कुछ स्थितियां हैं, उन पे चर्चा कर सकते हैं हम। जैसे पहली स्थिति है कि थीटा का मान 0 हो जाए। थीटा का मान क्या हो जाए? थीटा का मान 0 कब होगा? क्या लंबवत? इसे मिटा दे, बीच वाले पार्ट को इसे मिटा दे तो बहुत बढ़िया से चित्र बना पाएंगे हम, आपको तो अच्छे से समझा पाएंगे। इसे मिटा दे रहे हैं। देखो जो रिजल्ट आया है टाउ, वो आया है पी ई साइन थीटा, ये हमें प्राप्त हो गया व्यंजक। अब इसमें हम आपसे कह रहे हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, और वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं उन्हें हमें सीखना है। तो विशेष स्थितियों में से पहली स्थिति ये मैंने कहा कि थीटा का मान क्या हो जाए। तो थीटा का मान 0 कब होगा? देखो ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है ना, और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम डाइपोल को ऐसे रखते हैं तो ये थीटा कोण बना रहा है, लेकिन डाइपोल को ऐसे ना रख के बिल्कुल समांतर रख दे तो ऐसे रख दे डाइपोल को, ऐसे स्वतः नहीं होगा यार, ये बिल्कुल पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे होगा, क्लिक करेगा ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना फोर्स की, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो ऐसे ऐसे होगा। तो ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का हमने क्षेत्र के क्या रखा जी? समांतर। तो द्विध्रुव का आघूर्ण P और जो वैद्युत क्षेत्र E है, ये दोनों समांतर हो गए कि नहीं? और जो ये थीटा है वो एक्चुअल में P और E के बीच का कोण है। थीटा क्या है? P और E के बीच का कोण, और यहाँ P और E के बीच का कोण क्या बनेगा? 0, क्योंकि दोनों क्या है? समांतर। अब आप बताओ, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, यानी द्विध्रुव को हमने क्षेत्र के समांतर रखा है, तो क्या द्विध्रुव इस तरीके से रोटेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऋण आवेश का बल इधर लगेगा, धन आवेश का बल इधर लगेगा, दोनों बल बराबर और विपरीत लगेंगे, तो वो ऐसे नहीं होंगे, वो ऐसे खींचेंगे बिल्कुल रस्सी की तरह। तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए आघूर्ण अगर टाउ निकालोगे तो टाउ बराबर पी ई गुणे 0, तो आपको परिणाम क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी अगर हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर रख दिया, तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण 0 हो जाएगा, अर्थात वह द्विध्रुव गति नहीं करेगा, रेस्ट में आ जाएगा। अपरिवर्ती स्थिति, हाँ ये द्विध्रुव की अपरिवर्ती स्थिति है, इसमें अपने आप को बदलेगा नहीं, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ऐसे रेस्ट में पड़ा रहेगा। ठीक है। सेकंड केस देखो, अगर मान ले थीटा की वैल्यू क्या है? 90। थीटा की वैल्यू क्या है? तो थीटा की वैल्यू 90 कब हो सकती है? जब हम वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को क्षेत्र के ऐसे लंबवत रखें, ऐसे। तो वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है और इसके लंबवत क्या रखा गया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये मान लो ऋण आवेश है और ये मान ले धन आवेश है, तो जो द्विध्रुव का आघूर्ण P है उसकी दिशा इधर होगी, ये होगा P। अब यहाँ पर P और E के बीच में क्या दिख रहा है एंगल? P परपेंडिकुलर क्या है? E, इसलिए थीटा की वैल्यू हुई 90। और साइन 90 का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा। और कितना होता है? 1। ऋण आवेश का बल इधर लगेगा ऐसे, और धन आवेश का बल इधर लगेगा, और ये इस बिंदु के परता ऐसे घूमेगा। तो इस अवस्था में जब इस वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तब बल आघूर्ण का मान टाउ बराबर होगा पी ई, और साइन थीटा की जगह इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1। और जब मैक्सिमम वैल्यू आप साइन का यूज़ करोगे तो टाउ का भी तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो अधिकतम बल आघूर्ण कितना हुआ भाई? पी ई। यही आपसे बोर्ड परीक्षा में ये लाइन पूछा जाता है, ये वाला।
यूपी बोर्ड में ये वाली लाइन पूछी जाती है कि अधिकतम बल आघूर्ण का मान क्या होता है, और वो होता है P इंटू ई। और अधिकतम बल आघूर्ण कब मिलता है? जब डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। और न्यूनतम कब होगा? जब क्षेत्र के समांतर रखा जाएगा। जानकारी स्पष्ट है, नोट किया जाए। 180 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रख देना। ऐसे है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, यानी अपोजिट रख देंगे, तब भी यही परिस्थिति बनेगी। नोट किया जाए। फिर इसका आगे दूसरा बताते हैं आपको। देखो, या एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने एक डाइपोल को ऐसे रखा, बात नहीं करना भाई, ध्यान से समझना। एक डाइपोल को ऐसे रखा गया है, ये मान लो डाइपोल का सेंटर है, मध्य बिंदु है। डाइपोल अभी जो है वो इस वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है? मान लिया θ1। कितने कोण पे रखा गया है? θ1। अब आप जानते हो कि इस पर आघूर्ण तो लगना है भाई, आवेश तो इस पे है ही ना, ऋण और धन, तो इस पे तो बल लगना ही है, बराबर और विपरीत। और जब बल लगना है तो निश्चित है इसे रोटेट होना है, घूमना है, और जब घूमेगा तो इसके लिए डायरेक्शन बदलेगा। तो जो ये कोण θ1 है, मान लो इस पोजीशन से ये घूम के यहाँ चला गया ऐसे, और ये सेंटर है, तो ये एंगल अब बनाएंगे तो θ2 मान लेते हैं। ये पहले कितने एंगल पे था? θ1 डायरेक्शन में था, अब कहाँ पहुँच गया? θ2 डायरेक्शन में। तो आपने कितना विस्थापन किया? इसे कोणीय विस्थापन कहते हैं, डी थीटा। डी थीटा को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ज्ञात विस्थापन थोड़ी ना करना है, ज्ञात करना है कि कितना कार्य किया जाएगा, वो ऊर्जा में कितना मिलेगा ये। लेकिन कार्य के लिए विस्थापन जरूरी है ना, जब विस्थापन होगा तभी तो कार्य होगा। विस्थापन नहीं होगा तो क्या कार्य होगा? दीवार पे सर मारो जाके, क्या दीवार विस्थापित होगी? तो इसका मतलब आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो, भले ही एनर्जी वेस्ट हो जाए, पूरा हाथ पैर टूट जाए, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है? इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, शाम में घर जाओ वापस। सो दैट्स इट। यहाँ पे जो डाइपोल है वो चूँकि ऐसे गति कर रहा है ना, लीनियर तो गति कर नहीं रहा, लीनियर मोशन होता तो विस्थापन को यस लिखते, ये तो ऐसे घूम रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को क्या लिखा जाता है? डी थीटा। इसके लिए द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q गुणे 2L है, नो डाउट। इस पर बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा, वो बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा भाई? बलयुग्म का आघूर्ण, और जो ये बलयुग्म का आघूर्ण है यही इस डाइपोल को घुमाने का प्रयत्न करेगा ना, और वो है P साइन थीटा। अगर कोई घूर्णन गति हो रही हो तो घूर्णन गति के लिए कार्य का व्यंजक क्या होता है? कार्य W बराबर होता है टाउ इंटू डी थीटा। जैसे ये रोटेशनल मोशन का है, घूर्णन गति का। अगर लीनियर रेखीय गति होती है तो लिखते हैं बल गुणे विस्थापन FD। ये FD तब लिखते हैं जब विस्थापन रेखीय हो, और डी थीटा कब लिखते हैं? जब विस्थापन कोणीय हो। तो ये एंगुलर मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन नहीं है, इसलिए कार्य W का व्यंजक क्या होगा? टाउ इंटू डी थीटा। अब डी थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन की छोटी सी मात्रा है। अगर डी थीटा कोणीय विस्थापन की छोटी सी मात्रा है तो कार्य की भी तो थोड़ी सी मात्रा मिलेगी। यहाँ छोटे छोटे तो छोटा ही आएगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई? टाउ की जगह क्या लिखने वाले हैं? P साइन थीटा और इंटू डी थीटा, यही तो लिखेंगे। तो ये सिर्फ डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर P साइन थीटा इंटू डी थीटा है। और हमने घुमाया कहाँ से कहाँ तक? θ1 से लेकर θ2 तक। तो टोटल वर्क कितना हुआ? वर्क रोटेटिंग फ्रॉम θ1 टू θ2, θ1 से लेकर θ2 डायरेक्शन तक घुमाने में कुल कितना कार्य हुआ, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? समाकलन, इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू विद इन द लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2।
थीटा 1 से लेकर थीटा 2 के सभी टुकड़ों को जोड़ डालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? समाकलन। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू आप रखो। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यही तो है। इसमें कुछ राशियाँ स्थिर हैं, उन्हें समाकलन से बाहर करना पड़ेगा। क्या क्या स्थिर है? आ गुण पी, ये तो स्थिर होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये भी स्थिर है। तो ये दोनों कांस्टेंट की भांति हो जाएंगे, तो इन्हें बाहर कर देंगे। बदल क्या रहा है? डायरेक्शन। बदल क्या रहा है? डायरेक्शन। तो साइन थीटा नहीं बाहर होगा, इसका समाकलन करा जाएगा, क्योंकि ये बार बार थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब साइन का समाकलन क्या होता है? कोई बुद्धिजीवी लड़का बायोलॉजी वाला इसमें बता सकता है? साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस कास होता है। यू आर राइट, 100%। आपको मिलते हैं 2 टॉफी। देखो, ये साइन का समाकलन क्या होता है? ऋण कास होता है। और लिमिट थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो ये पूरा इंटीग्रल वैल्यू मैंने हटा के क्या लिखा? ऋण कास। ये फॉर्मूला होता है। सो W बराबर पी ई, ए अपर लिमिट है, इसे उच्च सीमा कहते हैं, और इसे निम्न सीमा कहते हैं। और जब भी इन्हें हल करना होता है तो सबसे पहले उच्च सीमा रखते हैं, फिर उसके बाद उसमें से निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो यहाँ पर थीटा 2 यूज़ किया जाएगा, तो जाएगा ऋण कास थीटा 2a उच्च सीमा हो गई, माइनस ऋण कास थीटा 1, ये निम्न सीमा हो गई। पहले उच्च सीमा को रखा गया, फिर उसमें से निम्न सीमा को मैंने घटा दिया। जो थीटा था इसकी वैल्यू थीटा 2 और फिर इसकी वैल्यू थीटा 1 लिख दिए। अब इस ब्रैकेट को तोड़ो आप। W बराबर पी निगेटिव कास थीटा 2 और ये निगेटिव निगेटिव का गुणा पॉजिटिव कास थीटा 1। तो W बराबर क्या मिला भाई? P कास थीटा 1 पॉजिटिव है, इसे पहले लिख लो, और जो निगेटिव है उसे बाद में। यही तो कार्य है। तो एक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या आया? P कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 आया। अब यहाँ पे एक लाइन आपको सिर्फ इतना सुनना है कि जो ये कार्य है, जो कार्य इस डाइपोल को घुमाने में हुआ है, ये कार्य कहाँ जाएगा? ये कार्य नष्ट नहीं होगा। क्यों? वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक समान और वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, इसलिए ये कार्य नष्ट नहीं होगा। ये कार्य उसी डाइपोल में क्या होगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप ऐसे स्प्रिंग को क्या करो, मान लो इतनी बड़ी स्प्रिंग है, आपने उसको दबाया ऐसे, तो आपने कार्य किया, तो जो कार्य किया वो कहाँ गया? स्प्रिंग में संचित हो गया। तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही बल हटाओगे उसी ऊर्जा के कारण स्प्रिंग क्या होगी? गति करने लगेगी। तो जो एनर्जी आपने जो कार्य किया वो कार्य कहीं गया नहीं, वो स्प्रिंग में क्या हो गया? स्टोर हो गया। ठीक ऐसे इस डायपोल के रोटेशन में जो कार्य हुआ वो कहीं जाता नहीं है, वो डायपोल में क्या होता है? कंजर्व होता है। और जितना कार्य आपने किया है वो डायपोल में कंजर्व है, और वही डायपोल की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये जो वर्क है इसी को हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है, इसका व्यंजक क्या लिख सकते हैं? U बराबर W, किए गए कार्य के बराबर होगी। और कितना कार्य हुआ है? PE कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। कोई डाउट? यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसमें हम 2 केस लिखते हैं। एक केस 1 कि मान लो थीटा 1 क्या है? 0, थीटा 1 0 है। इसका क्या मतलब है? कि वैद्युत द्विध्रुव को पहले क्षेत्र के समांतर रखा गया, फिर वहाँ से रोटेट किया, मान लो मैंने थीटा कोण, तो थीटा 2 बराबर हम लिख सकते हैं थीटा। अब थीटा का मतलब 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, जो भी हो यूज करेंगे। तब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? PE कास 0 माइनस कास थीटा, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो हो जाएगा PE 1 माइनस कास थीटा। कोई डाउट? दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2।
θ1 0 और θ2 की वैल्यू 90 हो, यानी पहले क्षेत्र के समांतर था डाइपोल और उसको वहाँ से रोटेट करके क्या किया गया, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कर दिया गया। तो 0 से 90 तक रोटेट करने में कितना कार्य होगा, ये वैल्यू आप यहाँ रखिए। u बराबर मिलेगा PE, तो ये पहले यहाँ θ1 की जगह 0 लिखोगे ना, तो cos 0 और माइनस cos 90। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, और cos 90 का मान 0। तो कितना वर्क हुआ, P इंटू E। इसे कहते हैं मैक्सिमम वर्क, इसे कहते हैं मैक्सिमम वर्क। ये अधिकतम ऊर्जा है। हाँ इंटरेस्टिंग नहीं है, U बराबर P, टाउ बराबर P, बट टाउ अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये एनर्जी है और वो केवल मोमेंटम है, नोट कर लीजिए। सो ये हो गया आपका द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। हाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यस।